हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की सबसे उम्दा सीरीज डेली करंट अफेयर्स ज्ञानबाजी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज है सीरीज 3 का लेक्चर नंबर 26 और 4 लेक्चर के बाद हमारी ये सीरीज कंप्लीट होने वाली है और उसके बाद हम लेकर आएंगे एक और शानदार सीरीज जिसमें आपको करंट अफेयर्स के नए नए चेहरे देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि बहुत जल्दी ज्ञानबाजी बहुत ही अच्छे ढंग से बिल्कुल आप सबके लिए उंगली पकड़कर करंट अफेयर्स की तैयारी करना सिखाएगा। वैसे ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल और ज्ञानबाजी टेलीग्राम चैनल से आप जुड़े, इसके लिए मैं और मेरी टीम बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका करना चाहती है। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और हो सके तो अपने दोस्तों को भी हमारे साथ जोड़िए। ज्ञानबाजी करंट अफेयर सीरीज में एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसएससी और आरआरबी की तैयारी इस वक्त चालू है। ऐसे जितने स्टूडेंट्स हैं जो बेसिक लेवल से करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं, ये सीरीज उनके लिए बहुत 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 अच्छी है। यहाँ तक कि ऐसे जितने स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि करंट अफेयर्स के साथ साथ उनकी ओवरऑल जीके की तैयारी हो जाए, उन सब के लिए भी ये सीरीज बहुत शानदार है। तो प्लीज बने रहिएगा। वैसे दोस्तों, आज आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज बतानी है। कुछ स्टूडेंट्स ने क्लर्क लेवल में एग्जाम की तैयारी के लिए मुझसे स्ट्रेटेजी मांगी थी। आज आपको मैं एक चीज बताऊं अपने अनुभव से। जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्लर्क लेवल की तैयारी तक अपने आप को लिमिटेड रखते हैं, आज आप मेरी बात समझ लीजिए। अगर आपका इंग्लिश और अगर आपका करंट अफेयर्स, ये दो सब्जेक्ट में आपकी पकड़ अच्छी नहीं है, तो ही स्टूडेंट क्लर्क लेवल तक लिमिटेड रहते हैं। क्योंकि अगर आपका इंग्लिश और आपका करंट अफेयर्स अच्छा है तो सब में हिम्मत आ जाती है कि वो पीओ टारगेट करें। मैं वादा करता हूं कि इन दोनों सब्जेक्ट्स में आपकी अच्छी पकड़ बन जाएगी, हम बनाएंगे। करंट अफेयर्स के साथ साथ इंग्लिश के भी इनपुट्स आपको देते चलेंगे और आपको क्लर्क से आगे बढ़कर अब पीओ के सपने देखने चाहिए। वो कहते हैं ना, सपनों का साइज कभी छोटा नहीं होना चाहिए। सो गो एंड गेट फॉर द बिगेस्ट ड्रीम। ओके, टारगेट करिए पीओ सो दैट आने वाले दिन में क्लर्क लेवल आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए। ऑलराइट, चलिए अपनी नोटबुक निकालिए, कोशिश करिए, शुरुआत से हर चीज को पढ़ते चलिए। मैं अवेलेबल हूं आपके लिए 25 शानदार जीके के क्वेश्चंस के साथ। सो लेट्स बिगिन विद द वर्क। शुरू करने से पहले स्पेशल थैंक्स टू दीज 4 स्टूडेंट्स जिन्होंने रेगुलरली पार्टिसिपेट किया और यूट्यूब कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स दिए, होमवर्क किया है। तो इन सब का ज्ञानबाजी टीम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेगी। सोनाली काले, गोपाल मस्के, कृष्णा ठोमरे एंड प्राची जोशी, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। इसी तरीके से बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ज्ञानबाजी आप सबके अच्छे भविष्य के लिए शुभकामनाएं रखता है। ऑल राइट, चलिए आज का काम शुरू करते हैं। नोटबुक पेन रेडी है सबकी? लेट्स बिगिन विद द वर्क। ये रहा केबीसी फॉर्मेट में। वाओ, क्वेश्चन नंबर 1, When will the construction of Ram temple begin in अयोध्या? अयोध्या में राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन कब से शुरू होने वाला है? आजकल बड़ी बातें चल रही हैं और मोदी जी जाने वाले भैया वहां पर। 4 ऑप्शन है हमारे सामने, जुलाई लास्ट वीक, सितंबर फर्स्ट वीक, अगस्त लास्ट वीक या अगस्त फर्स्ट वीक। क्या लगता है आपको? मुझे तो पता है सही जवाब, इट्स अगस्त फर्स्ट वीक। अगस्त के पहले हफ्ते में कुछ 4 या 5 तारीख को कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। मोदी जी खुद वहां जाने वाले हैं, राइट। और आपको मैं अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी हुई 2-3 बातें बता देता हूं। वैसे तो अयोध्या राम मंदिर के ऊपर मैंने 2 बार बड़े बड़े लेक्चर्स लिए थे बिग हॉल में, लेकिन फिलहाल उतना सब कुछ नहीं, आपको एक दो जो जरूरी बातें हैं वो बता देता हूं। 5 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, इसकी शुरुआत की गई, ये बनाया गया है, राइट। तो कभी कोई आपको पूछे कि ये क्या है, तो ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ये डिक्लेयर किया गया है। 5 फरवरी 2020 की बात है और ये बन जाने के बाद ही ये ट्रस्ट वगैरह के थ्रू ये सारे काम शुरू हो गए। आपको पता है ना, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि राम मंदिर बनाना है तो पहले ट्रस्ट बनाओ, और वो ट्रस्ट बनाया गया 2 महीने के अंदर अंदर। उस ट्रस्ट में कुल मिला के 15 मेंबर्स हैं। पहले तो 12 थे, लेकिन उसके बाद इनकी एक मीटिंग हुई और उसमें फिर 3 मेंबर्स और बढ़ाए गए और 15 मेंबर कर दिए गए। आपको एक बहुत बड़े महंत साहब का नाम बता देते हैं, महंत
ये नाम याद रखिएगा, महंत नृत्य गोपाल दास, महंत नृत्य गोपाल दास, राइट। ये हैं 15 मेंबर्स की ट्रस्ट के मुखिया, ये इस पूरे ट्रस्ट को लीड करते हैं, तो इनका नाम आप जरा याद रखिएगा। वैसे इस ट्रस्ट में बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां जुड़ी हुई हैं, इसमें मतलब जिनके तरफ से केस आया था सॉलिसिटर जनरल वो भी हैं, और सरकार के कुछ ऐसे नुमाइंदे भी हैं जो इस ट्रस्ट में जुड़े हुए हैं। और आपको ये भी पता है कि 5 एकड़ की जमीन मस्जिद के कंस्ट्रक्शन के लिए भी दी गई है, तो आने वाले दिन में ये मंदिर बन जाएगा और अयोध्या एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल फिर से आपको दिखाई देने लगेगा। हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा हमारे सामने। Which union territories administration has approved rupees 25 lakh insurance cover for all local elected members? कौन से यूनियन टेरिटरी ने अभी अभी जितने लोकल इलेक्टेड मेंबर्स हैं उन सब के लिए इंश्योरेंस किया है 25 लाख का? 4 ऑप्शन है हमारे सामने, ये चारों के चारों केंद्र शासित प्रदेश हैं यानी यूनियन टेरिटरी हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुदुचेरी या चंडीगढ़? सही जवाब है जम्मू कश्मीर। वो कैसे? अरे भाई कॉमन सेंस रखो, जम्मू कश्मीर में ही अभी अभी इलेक्शन हुए थे, राइट। तो जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का नाम क्या है जम्मू कश्मीर के? जी सी मुर्मू, जी सी मुर्मू। पूरा नाम जानना है तो ध्यान से सुनो, गिरीश चंद्र मुर्मू, राइट। इन्होंने डिक्लेयर किया था कि जितने भी लोकल इलेक्टेड बॉडीज हैं उन सबका हम इंश्योरेंस कर देंगे, इलेक्टेड बॉडीज का नहीं, इलेक्टेड बॉडीज के मेंबर्स का। तो पता है किसका किसका इंश्योरेंस कर दिया इन्होंने? इन्होंने ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन का इंश्योरेंस कर दिया। अब एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस होता है जिसको थोड़ा बहुत ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लेवल समझ में आते होंगे, उसको समझ में आ रही होंगी मेरी बातें। उसके चेयरमैन का इंश्योरेंस किया गया, सरपंच का इंश्योरेंस कर दिया गया, उसके बाद जो पंच होते हैं, ओके, पंचों का, उनका भी इंश्योरेंस किया गया है। तो इस तरह के काम वहां पर चालू हैं, राइट। आगे बढ़ने से पहले सारे नए विद्यार्थियों को एक चीज बता दूं मैं, देखो दोस्तों, एक चीज होती है गवर्नर यानी राज्यपाल, और दूसरे होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। भूल के भी मत भूल जाना इन दोनों के बीच का डिफरेंस। राज्यों में यानी स्टेट्स में होते हैं गवर्नर, जबकि यूटीज में, यूनियन टेरिटरीज में होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। मरते दम तक याद रखना ये बात, ओके, कभी कंफ्यूज नहीं होगे और कभी भी आपको किसी तरह के सवाल का ऑप्शन एलिमिनेट करने में दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Who became the first cricketer to violate ICC सलाइवा बैन रूल? पहले तो मुझे ये बताओ, ये सलाइवा बैन मतलब क्या है, राइट। हमारे जबान में जो सलाइवा होता है ना, ओके, लार उत्पन्न होती है जिससे हमारा खाना पचता है, जिससे हम बात कर पाते हैं, ये सलाइवा। अब आईसीसी के नए नियमों के मुताबिक यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए नियमों के मुताबिक कोई भी प्लेयर खेलते समय फील्डिंग कर रहा हो या बॉलिंग कर रहा हो क्रिकेट में, तो वो बॉल पे इस तरह से थूक नहीं लगा सकता और ना ही बार बार सलाइवा लगा सकता है। अक्सर गेंदबाज या फील्डर ऐसा करते हैं, सलाइवा लगाते हैं ताकि बॉल शाइन करे और उसके थ्रू उनको बॉलिंग करने में अच्छी खासी मदद मिल सके। लेकिन ये आईसीसी के नए नियमों के खिलाफ है। तो ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसने अभी अभी इस नियम का उल्लंघन किया? 4 ऑप्शन है हमारे सामने, जोफ्रा आर्चर, डॉम सिबली, स्टुअर्ट ब्रॉड या क्रिस वोक्स। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डॉम सिबली। इनका पूरा नाम है डोमिनिक पीटर सिबली और इन्होंने ये किया था। ये 24 साल के एक यंग बैट्समैन हैं और ये इंग्लैंड के हैं, ही इज फ्रॉम इंग्लैंड। लेकिन डोंट वरी, ये कोई बॉल टेपरिंग जैसा कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। डॉम सिबली को याद ही नहीं रहा, ये एक्चुअली में टेस्ट मैच के समय हुआ था चौथे दिन वेस्ट इंडीज के खिलाफ, इन्होंने ये किया और इसके बाद इनको तुरंत क्लिक हुआ कि धत तेरी की, ये क्या कर दिया मैंने, और ये खुद ही एम्पायर के पास गए और इन्होंने बोला कि आई एम सॉरी, मेरे से ऐसा ऐसा हो गया, राइट। और उसके बाद ये एक्चुअली में पहला केस बन गया, लेकिन बहरहाल ऐसी कोई पनिशमेंट नहीं दी गई है। आपको इसका मैं नियम भी बता देता हूं। अगर मान लो आपने बॉल पर सलाइवा लगाया, वार्निंग देने के बाद भी आपने लगाया, तो सेकंड वार्निंग के बाद अगर आपने ऐसा किया तो 5 रन की पेनाल्टी मिल जाती है आपको, 5 रन की। ये रूल है फिलहाल आईसीसी का। अगर किसी को क्रिकेट से बहुत लगाव है तो मेरी ये बात याद रखना, मजा आता है ये सब रूल्स के साथ किसी के साथ बहस करने में, राइट। क्रिकेट के ऊपर बहस करते हो कि नहीं? हम तो बहुत करते थे भैया, आप भी किया करिए।
Question number 4. Which international sports federation has approved a proposal to ensure gender representation in its council? ओके चार ऑप्शन है हमारे सामने, WA, BWF, FIH या ISSF, राइट। पहले मैं आपको सही जवाब बता देता हूं, फिर सवाल समझा दूंगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, BWF। और BWF का मतलब होता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। और लगे हाथ तो इसका हेडक्वार्टर भी लिख लो, इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर में। और कुआलालंपुर कहाँ है? कोल्हापुर के बाजू में। कुआलालंपुर है मलेशिया की राजधानी, राइट। इट इज द कैपिटल ऑफ मलेशिया। ओके हाँ, अब क्या सवाल का मतलब है जरा इसको भी समझो। मैं ये बार बार जोर क्यों देता हूं, आप में से बहुत सारे लोग इस चीज को बिल्कुल भाव नहीं देते कि अरे यार क्वेश्चन का आंसर बताओ और आगे बढ़ो ना यार, क्या फालतू की ज्ञानबाजी उसके साथ। देखो भैया, पहली बात तो ये कि हमारा नाम ही ज्ञानबाजी है, तो हम ज्ञान नहीं देंगे तो कैसे काम बनेगा यार, उतना तो करना पड़ेगा ना। और दूसरी चीज ये कि अरे भाई चीजों को आप बिल्कुल चतुर रामलिंगम की तरह रट्टा मार के आगे बढ़ोगे तो मैं यकीन से कह रहा हूं कि आप कहीं ना कहीं जरूर फिसलोगे। आपको करंट अफेयर सिर्फ करंट अफेयर्स के सेक्शन में नहीं और भी बहुत सी चीजों में मिलेगा, और वहां आपको इन सब चीजों का हिसाब देना पड़ेगा, मेरी बात याद रखना। असल में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने 30% अपनी सीटें, जो काउंसिल की सीटें हैं, वो महिलाओं के लिए आरक्षित रखी है। उनका कहना यह है कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। तो जितने भी अहम फैसले हैं आज के बाद 30% महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन उसमें होगा, और इस तरीके से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो बहुत बढ़िया और बहुत शानदार पहल की है इन लोगों ने। ऑलराइट, समझ में आ गया आपको अब सवाल। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। Which nation has banned free internet service for social media? सोशल मीडिया जिसमें कि व्हाट्सएप, फेसबुक ये सारी चीजें आती हैं, उसके लिए फ्री इंटरनेट दिया जा रहा था एक देश में, राइट। बताओ, हमारे यहाँ इस तरह से फ्री इंटरनेट भी जियो वाले बांटते हैं ऑलमोस्ट, तो उसके वजह से क्या हाल है, राइट। तो सोशल मीडिया यूज करने के लिए फ्री में इंटरनेट दे रहा था एक देश, तो उसके ऊपर भी बैन लगाया गया। तो कौन सा देश है? चार ऑप्शन है, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश और चाइना। इंडिया तो हो नहीं सकता, आप जरा बताइए, नेपाल, बांग्लादेश या चाइना। चाइना तो देगा नहीं भैया, चाइना कहां से दे देगा, चाइना तो किसी की सुनता ही नहीं है। तो बच गए दो, बांग्लादेश और नेपाल। 50-50 ऑप्शन यूज करो, बताओ अब। सही जवाब है बांग्लादेश। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश, राइट। बांग्लादेश के पीएम का नाम है बेगम शेख हसीना। रोज मेरी सीरीज देखोगे तो इन सब के नाम याद हो जाएंगे। प्रेसिडेंट साहब का नाम है अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद, राइट। हाँ, और कैपिटल आप सबको पता ही है, ढाका। वहां का एक और बहुत बड़ा शहर है चिट्टागोंग, जहां क्रिकेट मैचेस होते हैं। और करेंसी है उनकी टका, राइट। ये चार चीजें। और ये शेख हसीना के बारे में मैंने क्या बताया था, ये मुजीबुर रहमान जी की बेटी है, और एक जमाने में इनको मार डालने वाले थे, तो ये भागकर इंदिरा गांधी की शरण में आ गई थी। बांग्लादेश के साथ कंपैरेटिवली पाकिस्तान की तुलना में हमारे संबंध थोड़े से अच्छे हैं, तो वहां पर उन लोगों ने अभी इंटरनेट की सर्विसेज को पूरी तरह से, फ्री इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया है। अच्छी बात है भैया, भारत में भी 1 GB का डेटा जो रोज फ्री में मिलता है वो हमारी बर्बादी का कारण है। छठवें सवाल पर चलते हैं। नासा हैज पोस्टपोन्ड द लॉन्च ऑफ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप टिल व्हेन? नासा, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है अमेरिका की, उसने अभी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का लॉन्च पोस्टपोन कर दिया है। तो वो कब तक किया है? चार ऑप्शन है हमारे सामने, दिसंबर 21, सितंबर 21, अक्टूबर 21 या जुलाई 2022। क्या लगता है आपको? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर 2021। द राइट आंसर इज अक्टूबर 2021। अब सवाल को समझे बिना जाना मत। विज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है जिसपे आपका ज्ञान बहुत जरूरी है, और जहां ज्ञान है वहां है ज्ञानबाजी, राइट। तो दोस्तों, दुनिया में एक सबसे बड़ा टेलीस्कोप है हबल टेलीस्कोप। ध्यान से सुनना मेरी बात, हबल टेलीस्कोप।
इस टेलीस्कोप की मदद से आप अंतरिक्ष की बहुत सी चीजों को, जो चीज हम देख ही नहीं सकते या डिस्कवरी चैनल में जितना आप देख लेते हो ना, वो सब संभव होता है इस हबल टेलीस्कोप से। अब वैज्ञानिकों ने इस हबल टेलीस्कोप का भी एडवांस वर्जन बनाया है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। और ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में भेजना है ताकि अच्छी अच्छी तस्वीरें दे वहां से और हमको ब्रह्मांड के बारे में और ज्यादा ज्ञान हो। तो अभी फिलहाल इसको पोस्टपोन किया गया है, लेकिन बहुत जल्द सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी और विज्ञान के क्षेत्र में बहुत से नए नए अजूबे हमारे सामने आएंगे। हम चलते हैं हमारे 7th क्वेश्चन पे। When is the last day of IT department's e-campaign on voluntary compliance of income tax? एक लाइन में अगर शुद्ध देसी भाषा में बोले तो ये बोल रहा है कि इनकम टैक्स भरने की जो लास्ट डेट है, वॉलंटरी कंप्लायंस जो है, वो क्या है। 4 ऑप्शन है हमारे सामने, 31 जुलाई, 31 अगस्त, सितंबर 15, अक्टूबर 1। अब निर्मला सीतारमण जी ने क्या बोला था, अगर आपको याद है तो आपको इसका आंसर भी याद होगा, मुझे तो याद है। तो सही जवाब है 31 जुलाई। बच गए हैं केवल 8 दिन। ऐसे जितने भी मेरे करोड़पति अरबपति स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टैक्स वैक्स नहीं भरा है और जिन्होंने बिल्कुल दीवान के नीचे लक्ष्मी की फोटो के पीछे या चावल के बोरे में पैसे वैसे डाल के रखे हैं, भैया सरकार का पैसा मत खाओ यार, टैक्स वैक्स भर दो जल्दी से, महंगाई इसी के वजह से बढ़ जाती है, कम वम कर लो अच्छे से, राइट। कोशिश करिए कि जितना हो सके उतना हम इन कंप्लायंसेस को फॉलो करें आज भी और नौकरी लगने के बाद भी। जोक्स अपार्ट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। Which nation's parliament has begun the process of banning same-sex marriage? कौन से देश के पार्लियामेंट ने यानी संसद ने अभी अभी एक नई कवायद शुरू की है, उन्होंने बैन कर दिया है सेम सेक्स मैरिज को। सेम सेक्स मैरिज का मतलब क्या होगा, सेम लिंग वाले मैरिज, यानी पुरुष की पुरुष से शादी, महिला की महिला से शादी, इस तरह से, राइट, उसको उन्होंने बैन कर दिया है। 4 ऑप्शन है हमारे सामने, जापान, साउथ कोरिया, यूके या रशिया। बोलिए कहां पर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रशिया। रशिया ने ये किया है, देख लें एक बार। हाँ, अब किया है का मतलब क्या है, प्रोसेस शुरू हो गई है, आने वाले दिन में ये कानून बन के सामने आएगा। तो अब किसी के दिमाग में एक बात आ सकती है कि सर इसमें प्रॉब्लम क्या है, अब इंडिया में भी तो काफी लिबरल हो चुकी है ये सब बातें। भैया ठीक है, लेकिन उनका कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि मैरिज जो है वो हमेशा अपोजिट जेंडर वालों में ही होना चाहिए, अपोजिट जेंडर वालों में होना चाहिए। अब इसमें कुछ धार्मिक एंगल भी हो सकता है उनका, लेकिन ये रशिया का रूल है, तो ऑब्वियसली वो इस बात को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते। इसका मतलब ये नहीं कि साथ में आप रह भी नहीं सकते, लेकिन आप शादी नहीं कर सकते, ये उनका कहना है, राइट। आगे बढ़ने से पहले सारे स्टूडेंट्स को मेरा एक सवाल है, इस क्वेश्चन के ऊपर कमेंट सेक्शन में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मुझे 2 लाइन में ढंग से समझाइए, आर्टिकल नहीं सॉरी माफ करना, सेक्शन 377 क्या है। अच्छी भाषा में ढंग से मुझे बढ़िया आंसर दीजिएगा, सेक्शन 377 आखिर क्या है। ओके, प्लीज लेट मी नो अबाउट दैट। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। इंडियन रेलवे प्लान्ड to connect the capitals of northeast states through rail network by which year? Okay, भारतीय रेलवे ने प्लान किया है कैपिटल्स को कनेक्ट करने के लिए, कौन से कैपिटल्स को, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के कैपिटल को रेल नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए, कौन से साल तक। ये क्वेश्चन वैसे मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, 2020, 2023, 2024, 2021। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2023। कैन वी सी, यस द राइट आंसर इज 2023। ये पूर्वोत्तर राज्यों का एक रफ मैप मैं आपको बता देता हूं, राइट। ये इस तरीके से, राइट। हाँ, तो यहाँ पर है सिक्किम, यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर है नागालैंड, बीच में है आसाम, वहीं पर है मेघालय, एक तरफ है मिजो, एक तरफ है मणिपुर, ऊपर है त्रिपुरा। इस तरह से ये पूरे के पूरे स्टेट्स है। सिक्किम की कैपिटल गैंगटॉक, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर, नागालैंड की कैपिटल कोहिमा, मेघालय की शिलोंग, आसाम की दिसपुर, मिजोरम की आइजवाल, मणिपुर की आप बताइए मुझे, और त्रिपुरा की, सारे के सारे सब मैं ही बताता रहूंगा तो आप क्या करेंगे, ये सारे कैपिटल्स और ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए।
और इस तरह के सारे जो कैपिटल्स हैं उसको जोड़कर रेल नेटवर्किंग अभी बनने वाला है। ऑलराइट, याद रहेगा आपको, सारी चीजें क्लियर है यहां तक। चलिए आगे बढ़े। हाँ, बाय द वे, हाँ, मणिपुर की इम्फाल और त्रिपुरा की अगरतला, बाद में नहीं तो आप बोलेंगे कि क्या सर आधा अधूरा बता दिया, पूरा बताया भी नहीं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड इंडिविजुअल बायलैटरल एयर बबल्स विद फ्रांस, जर्मनी एंड यूनाइटेड स्टेट्स रिसेंटली। हु इज द प्रेजेंट सिविल एविएशन मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट? आईसी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ इंडिया। भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर, देसी भाषा में बोले तो नागरिक उड्डयन मंत्री, उड्डयन, उड्डयन मतलब ये प्लेन वेन से संबंधित, उड्डयन मंत्री कौन है? चार ऑप्शन है हमारे सामने, प्रहलाद जोशी, श्रीपद येस्सो नाइक, हरदीप सिंह पुरी और नरेंद्र सिंह तोमर। बोलो कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरदीप सिंह पुरी। ओके, हाँ, अब सवाल जरा समझा देता हूं पहले, ये क्या है एयर बबल मतलब। आप सबको तो पता है कि कोरोना के वजह से सब कुछ ठप पड़ गया है, अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट बंद हो गई है। भारत ने अभी अभी एयर बबल एक एग्रीमेंट किया है, एक बायलैटरल ट्रीटी कर ली है दो देशों के साथ, एक फ्रांस के साथ और दूसरी की है यूएसए के साथ। तो क्या है ये ट्रीटी? इसका मतलब ये कि भारत की अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं यूएस और फ्रांस के ले जाएंगी और वहां से विमान यहाँ आएंगे टू और फ्रो के लिए। और जर्मनी के साथ भी इसी तरह के टर्म्स में आगे बात हो रही है। तो जर्मनी और यूके आने वाले दिन में उनके साथ भी अब ये शुरू कर दिया जाएगा। आज नहीं कल ये तो चालू करना ही है ना भाई, कब से ये सारे के सारे इंटरनेशनल फ्लाइट बंद पड़े हुए हैं और कब तक बंद रखेंगे हम। राइट, समझ में आ गया आपको सवाल? राइट, तो हरदीप सिंह पुरी साहब ने डिक्लेयर किया है। हाँ, जरा इस ऑप्शन में मुझे बाकी के ऑप्शन में कौन कौन से मिनिस्टर है बता दोगे क्या? तो हमारी एक बहुत अच्छी रिवीजन हो जाएगी। प्रहलाद जोशी जो है वो कोल मंत्री है, यानी कोयला मंत्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल संभालते हैं। श्रीपद येस्सो नाइक जो है वो हमारे देश में आयुष मंत्रालय संभालते हैं, आयुष मिनिस्ट्री। आयुष का एक लंबा चौड़ा फुल फॉर्म है, जरा मुझे कमेंट थ्रेड में बताना। ओके, और आरोग्य मिनिस्टर अलग होता है, आयुष मिनिस्टर अलग होता है, बिल्कुल इनको को तुम यानी कोई स्वास्थ्य मंत्री मत समझ लेना। राइट, उसके बाद हरदीप सिंह पुरी ऑलरेडी बताया सिविल एविएशन, और नरेंद्र सिंह तोमर ये भारत में रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री संभालते हैं। रूरल डेवलपमेंट प्लस एग्रीकल्चर, ये दोनों मंत्रालय इनके पास है। क्लियर हो गया? यहां तक सब कुछ ठीक है, आगे बढ़े। हाँ भाई, समथिंग न्यू, भैया ज्ञानबाजी जाना जाता है कुछ ना कुछ नया आप सबको देने के लिए। तो बहुत जल्द द हिंदू का एडिटोरियल पार्ट हम लेकर आ रहे हैं और रोजाना आपको ये मिलेगा, कमिंग सून है। ओके, तो बहुत जल्दी आपको इसके ऊपर हम अपडेट देते रहेंगे, बताते रहेंगे कि कब शुरू होने वाला है, कौन सी डेट से शुरू होगा और टाइमिंग वगैरह क्या क्या रहेंगे। लेकिन आपकी इंग्लिश के लिए भी बहुत इसमें आपको मदद मिलेगी, अच्छे वोकैबुलरी, अच्छे डिस्कशंस और जीके के शानदार डिटेल्स। आपको द हिंदू से अब हम प्रेम करना सिखा देंगे, द हिंदू को बहुत बढ़िया दोस्त बना लेना आप इसके बाद। राइट, तो ये सीरीज जरूर देखिएगा। राइट, और जितना हो सके इस पे अपना सपोर्ट हमारे साथ रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। Which state government announced renewable energy export policy 2020 recently July 2020? ये क्वेश्चन भी लास्ट टाइम हो चुका है। रिन्यूएबल एनर्जी में अभी एक्सपोर्ट पॉलिसी कौन से स्टेट ने की थी? चार ऑप्शन है हमारे सामने, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। चेक कर ले जरा। यस, द राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश ने ऐसा क्या किया है? आंध्र प्रदेश ने दरअसल एक्सपोर्ट पॉलिसी के तहत अपनी एनर्जी दूसरे स्टेट्स को बेचने के लिए परमिशन ले ली है और उनको वो परमिशन मिल भी गई है। तो राज्य सरकार ने वो अनुमति दे दी है वहां के जितने भी पावर वाली कंपनीज है उनको। ऑलराइट, तो ये हो रहा है। और रिन्यूएबल एनर्जी का भारत का टारगेट क्या है? उस दिन बताया था ना मैंने, भारत का टारगेट है 175 गीगावाट्स। कब तक? 2022 तक। बेटा ये तो याद रखना, इसके ऊपर एक आरसी का पैसेज आएगा, देख लेना एक दिन। और इसमें से 100 गीगावाट जो है वो अकेले आने वाला है, किसमें से? सोलर में से। जो बच्चे इतने इनोसेंट हैं कि जिनको ये रिन्यूएबल शब्द का मतलब भी नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज घबराना मत।
ये जितने एक्सपर्ट स्टूडेंट हैं उन सबको पता है, आपको नहीं पता है तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं, मुझे कमेंट थ्रेड में ये सब बेसिक बातें पूछिएगा, कोई बताए ना बताए मैं जरूर बताऊंगा आपको। रिन्यूएबल का मतलब होता है ऐसी ऊर्जा जो कभी खत्म नहीं होती, जैसे कि सूर्य की सौर्य ऊर्जा कभी खत्म न होने वाली, राइट। पवन ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा, राइट। उसके बाद वाटर एनर्जी, इस तरह की जितनी एनर्जीज होती हैं इन सबको हम रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। ओके, और जो खत्म हो जाएगी उसको क्या बोलेंगे? नॉन रिन्यूएबल, जैसे कि कोयला, जैसे कि गैसेस, ये सारी चीजें, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 12, वी इंडिया हैंड्स ओवर आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट फॉर 61 आइलैंड्स अक्रॉस विच कंट्री इन जुलाई 2020? चार ऑप्शन है हमारे सामने, बांग्लादेश, हांगकांग, थाईलैंड या मालदीव्स। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मालदीव्स। भारत के नीचे इंडियन ओशन में बसा हुआ देश मालदीव्स, राइट। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे पहले इसी देश का दौरा लगाया था। ओके, मालदीव्स के प्रेसिडेंट साहब का नाम बता देता हूं, ऊपर लिख रहा हूं, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, और कैपिटल है MALE, और ऊपर ये डैश, MALE और ऊपर वो डैश, तो इसको मेल नहीं, क्या पढ़ोगे आप? माले। ओके, माले, राइट। हाँ, और बाकी के कैपिटल्स भी बता दो जरा मुझे। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका, राइट। हांगकांग की कैपिटल क्या है? हांगकांग की कोई कैपिटल है ही नहीं, वो अपने आप में एक शहर है। और उसके बाद थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक, राइट। क्लियर है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वोन द जगजीवन राम इनोवेटिव फार्मर अवार्ड 2019? इनमें से किसको जगजीवन राम इनोवेटिव फार्मर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? चार ऑप्शन है हमारे सामने, लेकिन सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, टी पुरुषोत्तम। ओके, टी पुरुषोत्तमन पूरा नाम है, राइट। इनको दिया गया है। पहले तो मुझे ये बताओ, जगजीवन राम जी कौन थे? जगजीवन राम जी एक्चुअली में भारत के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। ये उस समय की बात है जब CCS यानी चौधरी चरण सिंह साहब प्राइम मिनिस्टर थे। जगजीवन राम साहब एक बहुत बड़ी हस्ती रहे। इन्होंने इमरजेंसी के समय भी इंदिरा गांधी का साथ दिया था, लेकिन इमरजेंसी हटने के बाद फिर इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी और जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, 1971 की जो भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी ना, जिस लड़ाई के बाद बांग्लादेश बना, वो 1971 वॉर के समय जगजीवन राम साहब हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर थे, राइट। तो ऑब्वियसली काफी मंझे हुए बड़े नेता हैं, बिहार से आते हैं, और जितने भी यानी शेड्यूल कास्ट के लोग थे उस समय, जिनके लिए काफी मुश्किलें थी, उसके ऊपर इन्होंने उद्धार के लिए काफी बड़े प्रयास किए थे। तो अपने बहुत से अच्छे कामों के लिए ये जाने जाते हैं। हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। PM Modi addressed the virtual session at 2020's high-level segment of the United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) held at United Nations in which city? भैया ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट यानी अलग अलग तरीके से मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बोला था यूनाइटेड नेशंस की अभी अभी एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी जिसमें PM मोदी जी ने भाषण दिया था। 75वीं वर्षगांठ याद है क्या आपको? हाँ, तो वो कहाँ हुई थी ये पूछा जा रहा है। बॉन, लंदन, न्यूयॉर्क या बर्लिन? चार ऑप्शन है हमारे सामने। भैया जहां यूनाइटेड नेशन होगा वहीं होगा, और क्या, तो वो है न्यूयॉर्क में। तो सही जवाब भी क्या है? न्यूयॉर्क। ऑल राइट। हाँ, वैसे ये बॉन, बॉन ये सिटी कहाँ है भैया, जरा बताना तो, चेक करे जरा आपका जीके। बॉन एक्चुअली में जर्मनी का एक शहर है। लंदन ये यूके की राजधानी है, थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ। और बर्लिन, बर्लिन कहाँ है? ये भी जर्मनी में है, जर्मनी की राजधानी है। बर्लिन में वॉल खींच दी गई थी ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। न्यूयॉर्क कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, कोई बता सकता है क्या? न्यूयॉर्क बसा हुआ है हडसन रिवर के किनारे, हडसन रिवर के किनारे। और चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, और कुछ सवालों के बाद इसका मैं जवाब आपको बताऊंगा, तब तक आप सोच के रखिएगा। भारत में सूरत सिटी जो है गुजरात में, ये सूरत कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है?
माई क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, सूरत इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। 3 क्वेश्चन के बाद इसका आंसर रेडी रखना, तब तक मैं बढ़ता हूं आगे। क्वेश्चन नंबर 15, इंडिया प्लान टू क्रिएट इट्स फर्स्ट ओवरसीज ऑयल स्टॉक पाइल इन विच कंट्री। 4 ऑप्शन है हमारे सामने, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, रशिया या आइसलैंड। सही जवाब है द स्टेट्स, यानी ऑप्शन नंबर ए। सवाल का मतलब ठीक से समझ लेना, रट्टा वट्टा मत मार लेना। असल में ऐसी 2 गंभीर परिस्थितियां अभी भारत सरकार आगे के दिनों में देख सकती है। कौन कौन सी? पहली, इमरजेंसी सिचुएशन आ सकती है तेल को लेकर, ये भारत सरकार का मानना है। हाँ, ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, भारत सरकार का मानना है कि ऑयल के केस में एक इमरजेंसी सिचुएशन आ सकती है लो प्राइस को लेकर, क्योंकि जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है ना, इनमें झगड़े अक्सर होते रहते हैं। और दूसरा, सप्लाई में डिसरप्शन होने के चांसेस हैं। सप्लाई में डिसरप्शन यानी डिसकंटिन्यूटी हो गई, आगे के ऑर्डर कंप्लीट कर ही नहीं रहे हैं। अगर ऐसी कोई गंभीर परिस्थिति आ गई तो हमारा देश चलेगा कैसे भैया? इसीलिए हमने क्या किया है, अमेरिका की धरती पे अपना एक स्टॉक बना के रख लिया है और वहां पर उसके लिए काम चालू है, और खूब सारा तेल वहां पर हम तेल का भंडार स्टोर करके रखने वाले हैं, ताकि ऐसी कोई गंभीर परिस्थिति आ गई तो हम उससे निपट सके। तो ये हो चुका है क्या? नहीं, बातें चल रही है। अभी भारत की एक कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसका नाम तो सुना ही होगा, वो और यूएस ऑयल, इन दोनों के बीच में इसके ऊपर अच्छे मतलब हाई लेवल टॉक्स चालू हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक और बात बता दें, भारत के तेल मंत्री यानी ऑयल मिनिस्टर कौन है? ऑयल मिनिस्टर बोलना गलत है, पेट्रोलियम एंड गैस मिनिस्टर बोलना चाहिए। नाम है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र, माफ करना, यहाँ ई आएगा, धर्मेंद्र प्रधान। ओके, तो ये हैं भारत के ऑयल मिनिस्टर। हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इंडिया प्लान टू एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट सोलर डीकैथलॉन कंपटीशन इन विच ईयर। डीकैथलॉन जो कि फ्रांस की एक स्पोर्ट्स कंपनी है, तो उसके नाम से है। फर्स्ट सोलर डीकैथलॉन कंपटीशन कौन से साल में होने वाला है? 2024, 20, 23 या 21? क्या लगता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 2021। ऑलराइट, लेट्स चेक दैट। यस, इट्स 2021। ओके, हाँ भाई, मैंने आपको पूछा था सूरत कौन सी नदी के किनारे है, अब समय आ गया है आपको उसका जवाब बता दे। सूरत बसा हुआ है तापी नदी के किनारे, और तापी का दूसरा नाम है ताप्ती। ओके, एग्जाम में तापी आए चाहे ताप्ती आए, आपका जवाब बदलना नहीं चाहिए। हम चलते हैं सवाल नंबर 17 की तरफ। The United States-based USAID and USIDFC plan to establish dash worth credit guarantee for India's SME sector to deploy rooftop solar. भारत में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर को रूफटॉप यानी छत पे सोलर वाले पैनल लगाने के लिए 2 कंपनियां हैं जो कि क्रेडिट गारंटी यानी कि लोन देने को तैयार हैं। तो उसका अमाउंट क्या है? $25 मिलियन, $50 मिलियन, $75 मिलियन या $125 मिलियन? सही जवाब है $25 मिलियन, ऑप्शन नंबर ए। लेट्स चेक दैट। यस, द राइट आंसर इज $25 मिलियन। ओके, यू सेड का फुल फॉर्म क्या है? मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आपको बता रहा हूं, वीडियो को पॉज करके सुनना ध्यान से और अपने अपने नोटबुक में लिख के रखना। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। फिर से बोलूं, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ओके, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। राइट, लिख के रख लिया। अब यूएसआईडीएफसी, इसका भी लिख लो, यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फॉर फाइनेंस कॉरपोरेशन। यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, और इसका हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन में ही है। राइट, यहां तक आ गए हम, सारी चीजें लिख ली। ये सवाल एक्चुअली में यूसेड वाला बार बार आ रहा है, इसीलिए ये सब फुल फॉर्म की जरूरत आपको पड़ जाएगी। हाँ, चलते हैं अगले सवाल पर। लालजी टंडन पास्ड अवे ऑन जुलाई 20, 2020। ही वाज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? लालजी टंडन, जिनकी तबीयत काफी नासाज चल रही थी, मैंने मेरे जुलाई के करंट अफेयर्स में कुछ सेशंस में जिक्र भी किया था कि मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं लालजी टंडन साहब। इनकी उम्र 85 इयर्स की है।
अपना स्वास्थ्य खराब चल रहा है, इसीलिए लखनऊ के मेडेंटा हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं। और इनके चले जाने के वजह से, हॉस्पिटल में एडमिट होने के वजह से, उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त भार सौंपा गया था। मैंने ये चीजें आपको पिछले करंट अफेयर्स में बताई थी। तो वही लालजी टंडन साहब की दुखद मृत्यु हो चुकी है। ऑल राइट, ये 85 वर्ष के थे। और इनके बेटे, ये उत्तर प्रदेश के एक बहुत जाने माने पॉलिटिशियन हैं, इनके बेटे खुद अब 60 वर्ष के हैं। राइट, तो 4 ऑप्शन थे हमारे सामने, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सीएम है शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी की सरकार वापस आ चुकी है, जैसा कि आप सबको पता है। ऑल राइट, हाँ, अब जरा मुझे ये बताइए कि कौन से चीफ मिनिस्टर के भाई के घर में अभी अभी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का छापा पड़ा है। स्पेशली टू गर्ल्स आई एम आस्किंग दिस, आप लोग पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते। कौन से चीफ मिनिस्टर के घर पे, सॉरी, चीफ मिनिस्टर के भाई के घर पे ईडी, ईडी का फुल फॉर्म क्या बताया मैंने, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, उनका छापा पड़ा है। 2 दिन पहले की बात है। अगले सवाल पर जाने के बाद मैं इसका जवाब बताऊंगा, तब तक आप अपना आंसर रेडी रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ICC has postponed T20 World Cup 2020. When will be it held now? आईसीसी ने 2020 में होने वाले T20 विश्व कप को पोस्टपोन कर दिया है, स्थगित कर दिया है। तो अब ये आगे कब होगा? 4 ऑप्शन है, अक्टूबर नवंबर 2021, फरवरी मार्च 2021, जनवरी फरवरी 2022 या दिसंबर 2022। भैया क्रिकेट प्रेमी 2022 तक रुकने वाले हैं क्या, आपको लगता है क्या? सही जवाब है अक्टूबर नवंबर 2021, तो अगले साल होने वाला है। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए और जैसा चल रहा है वैसा चले, क्योंकि सिर्फ क्रिकेट प्रेमियों का नहीं, स्पॉन्सर्स का भी जबरदस्त नुकसान होता है। आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि क्रिकेट की सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी है, इसके सीईओ है मनु साहनी। ओके, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसे हम बीसीसीआई कहते हैं, वो दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। फिर से एक बार बता दूं, दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, सारे स्पोर्ट्स में नहीं। राइट, और ऑब्वियसली आईसीसी तक हमारी पहुंच काफी बड़ी है। और चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा। चेयरमैन है इमरान ख्वाजा। एक्चुअली में शशांक मनोहर साहब थे, लेकिन अब तो वो चले गए, तो इसलिए इमरान ख्वाजा साहब को अभी इंटरिम प्रेसिडेंट बना दिया गया है, चेयरमैन। और आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? कभी कोई पूछ ले एग्जाम में आ जाए तो याद रखना, इट इज इन दुबई। आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई में। हम अपना आंसर चेक कर ले, अक्टूबर नवंबर 2021। भारतीय क्रिकेट टीम अभी T20 में कौन से रैंक पर आती है? फर्स्ट पे, सेकंड पे या थर्ड पे? मेरे हिसाब से थर्ड रैंक पर आती है। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। Where was India's first public electric vehicle EV charging plaza inaugurated? भारत में अभी अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग प्लाजा यानी चार्जिंग पॉइंट, ओके, पब्लिक चार्जिंग पॉइंट कहां बनाया गया है, उसका अनावरण किया गया है। नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई या चेन्नई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केजरीवाल साहब की सरकार में नई दिल्ली। राइट, वहां के जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, स्टेट के एनवायरमेंट मिनिस्टर, उन्होंने इसकी शुरुआत की, इसका अनावरण किया। राइट, और ये जो ईवी है ना, ये 2 लोगों की पार्टनरशिप से बना है। मैं सिर्फ उसका फुल फॉर्म आपको बता देता हूं। एक तो EESL प्लस, उसके साथ पार्टनरशिप हुई है इन कोलैबोरेशन विद NMDC। ओके, सॉरी, NDMC, NMDC नहीं, NMDC तो एक सरकारी कंपनी है, NDMC। राइट, EESL का फुल फॉर्म है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, और NDMC यानी नई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल। राइट, इन दोनों के पार्टनरशिप से ये बनाया गया है। ऑल राइट, याद रहेगा आपको। चलिए, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा मूव है ये। हाँ भैया, वैल्यूएबल इनपुट्स एक बार फिर से आप सबके लिए। आपको पता है ज्ञानबाजी आपके लिए क्या क्या कर रहा है इस वक्त? भैया एक बार प्लीज, ऐसा मत समझना कि मैं सेल्फ पब्लिसिटी कर रहा हूं, लेकिन एक बार आप जरा इन पॉइंट्स की तरफ देखो और फिर आप सोचो कि ये वैल्यू वाइज आपके लिए सही है या नहीं। डेली न्यूज़पेपर, कम से कम मैं 5 से 6 न्यूज़पेपर आपको दे रहा हूं।
डेली जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन हम आपको रोज देते हैं। जीके वन लाइनर ताकि आपको जीके याद करने में आसानी हो। डेली न्यूज अपडेट्स, अलग से न्यूज हेडलाइंस का अपडेट्स आपको दिया जाता है ताकि पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत नहीं है तो कम से कम हेडलाइन से आप अवेयर रहें। शानदार वोकैबुलरी देते हैं हम जिसमें इमेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम सब कुछ मिल जाते हैं। कोरोना का रोजाना अपडेट मार्च महीने से शुरू किया था, अभी तक हम दे रहे हैं कोरोना का स्टेट वाइज हर एक राज्य का टोटल नंबर ऑफ केसेस, डेथ के नंबर सब कुछ हम देते हैं एक भारत के नक्शे में। उसी तरह से कंट्री वाइज टॉप 10 की लिस्ट हम रोज जारी करते हैं कोरोना की। उसके बाद रोज आपको क्विज मिलते हैं बैंकिंग के और स्टैटिक जीके के। और अब हमारा एक धांसू प्रोडक्ट सामने आया है, वो है डेली जीए पीडीएफ एक्सक्लूसिव। मैं दावा करता हूं दोस्तों, अगर आप ये वीडियो नहीं भी देख रहे होंगे रोज के रोज, आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके इसको पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। बहुत ही मेहनत करके ये पीडीएफ हम रोज बना रहे हैं आपके लिए, इसमें सब कुछ है आपके काम का। ये पीडीएफ रोज के रोज डाउनलोड करें और इसका एक अच्छा कलेक्शन अपने पास बना के रखें। तो आज ही टेलीग्राम चैनल ज्ञानबाजी ज्वाइन करें और इन सब चीजों का भरपूर फायदा उठाएं। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द टाइटल ऑफ हाई लेवल वर्चुअल इवेंट हैंड ऑन वर्ल्ड चेस डे? राइट, चार ऑप्शन है। चेस मास्टर्स कोविड स्ट्रेस बस्टर, चेस फॉर रिकवरिंग बेटर, चेस एसडीजी 30 या चेस फॉर इवॉल्विंग यंग माइंड्स। क्या लगता है आपको? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चेस फॉर रिकवरिंग बेटर। ऑलराइट, इस बार के वर्ल्ड चेस डे का ये टाइटल था। और वर्ल्ड चेस डे कब मनाया गया भैया? ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया था 20 जुलाई। उस दिन मैंने पूछा भी था कि दो चेस प्लेयर्स के नाम बताइए, आपने बताए हैं। राइट, तो एक तो विश्वनाथन आनंद साहब, वो तो बिल्कुल चेस की दुनिया के सचिन तेंदुलकर ही है, और दूसरे कोनेरू हम्पी, ये नाम आप याद रखिएगा। हाँ भाई, आगे बढ़ने से पहले मैंने सीएम साहब का एक सवाल पूछा था आपको। मैंने पूछा था कि कौन से राज्य के चीफ मिनिस्टर के भाई के घर पे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का छापा पड़ा है? सही जवाब है अशोक गहलोत। अशोक गहलोत राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं और उनके भाई हैं अग्रसेन गहलोत, जिनके घर में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का छापा पड़ा है। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए ज्ञानबाजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 22, रेज रिट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इंप्रूव इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ डैश एंड द यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यू सेड। मैत्री प्रोग्राम, चार ऑप्शन है हमारे सामने, EESL, हल, BHRML या CSIR। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, EESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, वही इसका राइट आंसर है। सो द राइट आंसर इज EESL। ऑलराइट, और यू सेट का फुल फॉर्म में ऑलरेडी आपको बता चुका था। चलते हैं अगले सवाल पर, हमारे 23rd क्वेश्चन पे। What was the prize money of the contract signed between Ministry of Defense MOD and Bharat Earth Movers Limited BEML? असल में हुआ यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है। पता है किस चीज का? 1512 माइन प्लॉ बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। माइन प्लॉ, एग्रीकल्चर वालों को ये वर्ड समझ में आ रहा होगा, प्लाविंग वाला प्लॉ। और ये किसके लिए बनाने हैं? फॉर इंडियन आर्मी। फॉर इंडियन आर्मी मेन बैटल टैंक T90, हमारा जो एक बैटल टैंक है ना T90, ओके, उसके सपोर्ट में रहेगा ये। तो चार ऑप्शन है हमारे सामने, 234 करोड़, 557 करोड़, 621 करोड़ या 1281 करोड़। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 557 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ओके, it's a contract of 557 crore rupees. All right, let's go to the next question. Question number 24. The new Consumer Protection Act 2019 replaces which act? भारत में कंज्यूमर प्रोटेक्शन यानी कि क्या कहते हैं इसे, उपभोक्ता उपभोक्ता से संबंधित कुछ तो भी नाम है, याद आएगा तो मैं आपको बताता हूं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट रिप्लेसेस विच एक्ट? इसको कौन से एक्ट ने इसको रिप्लेस किया है? CPA 1986, CPA 1990, CPA 1981 या CPA 1995? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, CPA 1986। ओके, भारत में कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर अभी काफी ज्यादा सतर्कता आई है। जागो ग्राहक जागो इनिशिएटिव सरकार भी लेती है और ये जरूरी भी है। ऑप्शन नंबर सॉरी, चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 25। द नवीन रोजगार छतरी योजना इज एन एम्प्लॉयमेंट स्कीम लॉन्च फॉर SC ST ग्रुप बाय विच स्टेट? एक्चुअली में इसमें ST नहीं है, SC ही है।
चार ऑप्शन है हमारे सामने, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा। द राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। अब ये छतरी योजना जो लिखा हुआ है तो आप वो अपनी अम्ब्रेला वाली छतरी मत समझ लेना। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एससी पीपल, राइट, उनके लिए ये किया गया है, ऑफ एससी पीपल, उनके लिए ये नई योजना लाई गई है। ओके, उत्तर प्रदेश सरकार ने लाई है, उत्तर प्रदेश सरकार के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश सरकार के गवर्नर आनंदीबेन पटेल, राइट। ये सारी बातें ऑलरेडी अब आपको क्लियर हैं। ऑल राइट, तो ये रहे हमारे 25 क्वेश्चन और आज की ये 25 क्वेश्चंस के शानदार जर्नी का ये अंतिम पड़ाव था। तो ये 25 क्वेश्चन का अनुभव आपको कैसा लगा? आपका करंट अफेयर्स दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है या नहीं? आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी और आप कैसे करना चाहते हैं, कहां कहां पर कमी महसूस हो रही है, हमें अपने सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिएगा और आने वाले दिन में हमारे साथ जुड़े रहिएगा सो दैट आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज प्रोग्राम हम आपको दे सके, राइट। आज के लिए केवल इतना ही। आगे बढ़ने से पहले आपको जरा थैंक यू बोलते हुए आपसे एक छोटी सी अपील है, हमारे सारे टेलीग्राम चैनल्स और जितने सोशल मीडिया व्यूज हैं उनको जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंजॉय करिए ये छोटा सा वीडियो। ऑल राइट दोस्तों, तो आज के लेक्चर की पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल की लिंक से जाकर डाउनलोड करना मत भूलिएगा। सोने से पहले आपको ये काम करने हैं। हर दिन के करंट अफेयर्स के लिए बने रहिए ज्ञानबाजी के साथ और बहुत जल्दी हम अपना नया टाइम टेबल आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।